तो कल भैया YouTube ने हमारी वीडियो के साथ खेला कर दिया। कुछ बच्चों के कमेंट आए हुए थे कि सर लाइव होते अभी आपको बता देते। बेटा वीडियो बिल्कुल सही था, वो YouTube के एंड से कुछ गड़बड़ हुआ। पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ, YouTube से भी हमने पूछा, YouTube को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता क्या गड़बड़ हुआ। नहीं तो तुमको क्या लगता है मैं वीडियो बनाने के बाद चेक करके नहीं डालता? कैसी बातें कर रहे हो यार। तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कल का करंट अफेयर कल ही करना था, आज नहीं कर सकते, आज कर लेंगे। बल्कि देखो आपके लिए क्या खूबसूरत सा बनाकर लाया हूं मैं। वैसे तो मैंने आईपीएल के ऊपर एक सेशन ले लिया है ऑलरेडी। अगर आप सभी ने नहीं देखा है कि छोटा सा सेशन है 15 मिनट का, एमसीक्यू टाइप में सेशन है, तो वो जरूर देखना। बाकी एक बार आओ आईपीएल आपको मैं रिवाइज भी करवा दूं। तो एक चीज सभी को पता है कि सर 19वां संस्करण था ये। फाइनल हुआ था गुजरात टाइटंस और बेंगलोर के बीच में, जो बेंगलोर जीत गया दोस्तों 5 विकेट से। आओ अब क्या क्या चीजें दोस्तों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक एक करके करते हैं। तो भैया फाइनल मुकाबला हुआ था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार, गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल। आइए, फाइनल मैच का स्टेडियम कौन सा था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहला मैच किसके बीच हुआ था? आरसीबी बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। यह हुआ था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, जिसे आरसीबी ने जीता था। अभी पेपर में सवाल आकर गया ये वाला कि पहला मैच कहां हुआ था। अंक तालिका जब होती है दोस्तों, इनका ग्रुप स्टेज खत्म होता है, तो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर कौन था? आरसीबी 18 अंक के साथ। सबसे हाईएस्ट स्कोर एक पारी के अंदर किसने बनाया? तो दोस्तों किसी भी भारतीय के द्वारा बनाया हुआ आज तक का T20 में हाईएस्ट स्कोर, और इस आईपीएल में किसी भी प्लेयर के द्वारा बनाया गया हाईएस्ट स्कोर। दोबारा सुनो, इतिहास में T20 क्रिकेट में, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मैच भी शामिल है, किसी भी इंडियन के द्वारा बनाया गया दोस्तों हाईएस्ट स्कोर, और इस आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर 152 रन केएल राहुल ने दोस्तों पंजाब किंग्स के खिलाफ। वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ी रन चेज की हो, यानी कि रनों का पीछा किया हो, तो दिल्ली कैपिटल्स ने 264 रन बनाए थे, जवाब में पंजाब किंग्स ने 265 रन बनाए, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल में भी इतना बड़ा रन कभी स्कोर किसी ने नहीं किया। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक छक्के, तो दोस्तों 19 सीजन हो चुके हैं। इससे पहले ये क्या कहते हैं, इससे पहले ये रिकॉर्ड था, एक दानव, एक राक्षस है क्रिस गेल के नाम का, 59 छक्के थे। लेकिन इस बार वैभव सूर्यवंशी ने लगाए हैं दोस्तों 72 छक्के। सबसे ज्यादा चौकों की बात की जाए तो 75 चौके हैं गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन के। सबसे तेज शतक की बात की जाए तो इस आईपीएल का सबसे तेज शतक है 36 गेंदों में 100 रन। आप ऑल ओवर अगर पूछे सबसे तेज शतक सर आईपीएल का, तो 30 गेंदों में 100 रन, वही राक्षस वही दानव दोस्तों क्रिस गेल। सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट की बात की जाए, इसे दिया गया था सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, तो 237.30 के स्ट्राइक रेट के साथ वैभव सूर्यवंशी। सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंदों में दोस्तों अर्धशतक लगाया था चेन्नई सुपर किंग्स के उर्विल पटेल ने। फिर सर्वाधिक डॉट गेंदे, डॉट गेंदों का मतलब होता है जिस गेंद पर कोई रन नहीं गया, 172 डॉट गेंदें डाली हैं गुजरात टाइटंस के मोहम्मद सिराज ने, और हर डॉट गेंद पर 19 पेड़ लगाए थे दोस्तों बीसीसीआई ने। और सबसे ज्यादा मेडन ओवर, एक डॉट गेंद, 6 डॉट गेंद एक ओवर। एक ओवर में कितनी गेंद होती है? 6। सोचो 6 की 6 डॉट हो, 6 की 6 पे कर रन नहीं आया, तो ऐसे 3 ओवर डाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के मोहसिन खान ने। सबसे ज्यादा रनों की बात की जाए 776 रन ऑरेंज कैप दी जाती है। सबसे ज्यादा रन अगर आप बनाते हैं आपको आईपीएल में ऑरेंज कैप दी जाती है। 776 रन बनाए भैया वैभव ने। अनकैप्ड खिलाड़ी है, अनकैप्ड मतलब कि आज तक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, यंगेस्ट खिलाड़ी है ऑरेंज कैप जीतने वाला। पर्पल कैप दी जाती है सबसे ज्यादा विकेटों के लिए, तो गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जिसको हम कहते हैं एमवीपी, 436.5 अंक के साथ वैभव सूर्यवंशी, और इस साल के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर भी दोस्तों वैभव सूर्यवंशी। तो ये मैंने आपको छोटे में दोस्तों पूरा का पूरा आईपीएल एक बार रिवाइज करवा दिया। बाकी इसके ऊपर एक पूरा का पूरा सेशन पड़ा हुआ है दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो सेक्शन में, 15 मिनट का सेशन है, एमसीक्यू टाइप है, वो जरूर देखना। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको दोस्तों पीडीएफ मिल ही जाएगी। तो भैया आरसीबी ने अपना दूसरा लगातार आईपीएल का खिताब जीत लिया, और ऐसा करने वाली ये तीसरी टीम बनी है। फिर तीसरी कैसे? 2010 और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी पहली बार 2 लगातार।
2019 और 2020 में रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस जीती थी 2 लगातार, और अब आरसीबी बनी है रजत पाटीदार की कप्तानी में 2025 और 2026 में। और आरसीबी पहली टीम बनी है जिसने एक ही साल में महिला प्रीमियर लीग भी जीत ली। अभी होके हटी थी दोस्तों फरवरी में, आरसीबी ने दिल्ली को हराया था, उसमें आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना, और अब मई के महीने में आरसीबी ने हराया गुजरात टाइटंस को, आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार। तो आरसीबी ने जीटी को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 26 जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था ये फाइनल। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों बाकी क्लास जो दोस्तों हमारी रह गई थी कल यूट्यूब की गलती की वजह से, बट कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती हैं। ध्यान रखना बेटा, ये है टेलीग्राम चैनल, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बार बार मैं बोल रहा हूं आपको, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है हमारी, संडे को दोस्तों हम करते हैं वीकली रिवीजन। अब जैसे महीना खत्म हो गया है, कल या परसों मैं सोच रहा हूं आपको मैं मंथली रिवीजन भी करवा दूं क्या क्या हुआ था। तो अभी हम एमसीक्यू से ही शुरू करेंगे, जो हमारे एमसीक्यू दोस्तों कल अधूरे रह गए थे, फिर करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर स्टार्ट। आइए, पहला सवाल, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 2023-24 का दोस्तों वो भी आउट हो गया है, इसको हम आज पढ़ेंगे। और इन दोनों में फर्क है, यह बोलता है कि भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो गिरकर 1.9 हो गया है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है कि वो अभी भी 2.0 है। आज पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत बड़ा करंट अफेयर है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। आइए नेक्स्ट, कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? कि भैया रिप्लेसमेंट मैंने क्या बताया था, एक आदमी औरत, उसके आगे अगर 2 बच्चे नहीं हो रहे वो रिप्लेस नहीं, मतलब कि एक घर में पति और पत्नी थे, पति पत्नी की मौत होगी, उनके बच्चे हैं, हाँ 2 बच्चे हैं, तो रिप्लेस हो गए, मतलब घर में 2 थे 2 ही रहे, 2 थे फिर 4 हो गए, फिर 2 रह गए, फिर 4 हो गए, फिर 2 रह गए, मरते रहते हैं ना एज के बाद। लेकिन अगर पति पत्नी का एक ही बच्चा हुआ, मतलब कि 2 थे 1 रह गए, रिप्लेस नहीं हुआ, तो 2.1 ये दोस्तों स्टडीज में है। आप भी बोलोगे सर 2.1 बच्चा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, एवरेज औसत का खेल सारा। तो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, उसमें 2.1 आया है रिप्लेसमेंट लेवल। नेक्स्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 24 रिपोर्ट के अनुसार 2.9 का सबसे बढ़िया टोटल फर्टिलिटी रेट दोस्तों ये किस राज्य में था? किस राज्य का टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे भारत में सबसे बेहतरीन है? चलिए चलिए, तो भैया बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे बढ़िया है 2.9 का, और कहां पर सबसे कम है? 1.2 का, मतलब कि बच्चे कर ही नहीं रहे हैं लोग। आजकल एक नई चीज आ गई है जिसे कहा जाता है डिंक। डिंक मतलब क्या होता है? डबल इनकम नो किड्स, मतलब कि पति पत्नी दोनों कमाई कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे, अपने ऊपर पैसे उड़ा रहे हैं। तो ये भी चल रहा है आजकल। चलिए अब देखो, बच्चा करना एक चीज अगर आप सोचो है तो इन्वेस्टमेंट ही, गलत तो नहीं कह रहा। बच्चा पैदा होगा, बच्चे की देखभाल, बच्चे को बड़ा करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, बच्चे के खिलौने, बच्चे के कपड़े, बच्चे का होमवर्क, बच्चे की ट्यूशन, बच्चे की पढ़ाई, फिर कॉलेज, फिर टेंशन की भैया गलत संगति में ना पड़ जाए, नशे ना करने लग जाए, मरवर ना जाए, है ना। और सबसे ज्यादा जो डर लगता है कि बच्चा ठीक ठाक पैदा हो जाए, है ना। ये भी तो दिक्कतें होती हैं, वो जो बाय बर्थ कहीं डिफेक्ट्स आ जाते हैं, फिर बच्चे की शादी, फिर आजकल हाँ शादी भी कहाँ, भारत में दहेज, है ना, नौकरी लगी कि नहीं लगी, सफल हुआ कि नहीं हुआ, लंबा हुआ कि नहीं हुआ, ये सभी चीजें कितनी सारी रहती है। बच्चा देखो है तो झंझट। मैं तो वही बोलता हूँ घर वालों को, यार सलाम है यार, मैं कहा 3 कर लिए तुमने। चलिए, भारत में सबसे कम है दिल्ली में 1.2। नेक्स्ट भैया, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट गांव में क्या है? तो गांव में ठीक है, गांव में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है हमने पढ़ा था कि वो गांव में अभी भी 2.1 है, जो कि है रिप्लेसमेंट लेवल। लेकिन शहरों में वो गिर चुका है। शहरों में दोस्तों, अर्बन इंडिया में दोस्तों कितना हो गया है? शहरी भारत में भारत का कुल प्रजनन दर बोले तो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना हो गया है? चलिए, तो भैया भारत में, मतलब भारत में तो है ही है, शहरों में हो गया है 1.5 का। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 के अकॉर्डिंग कितना था? अब मैंने क्या बताया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दोस्तों 6 आ चुका है, 2023-24 का डेटा है, आज हम पढ़ेंगे। तो उस वक्त भी 2 था, आज भी इसके अंदर 2 ही है। तो 19-21 के अकॉर्डिंग भी 2 था, आज भी इनके अकॉर्डिंग 2 ही है। लेकिन पता नहीं ये वाला सैंपल रजिस्ट्री सिस्टम वाले हैं जो, इन्होंने बोल दिया कि 1.9 हो गया। तो पेपर में देख लेना कौन क्या पूछ रहा है, ठीक है भैया। आई चलिए,
भैया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में 15% के साथ सबसे अधिक बुजुर्ग आबादी किस राज्य में थी? इसके अकॉर्डिंग अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, आप बुजुर्ग हैं। 15 से 59 साल वाले लोग हैं, ये वर्किंग है, ये काम करने वाले हैं। चलिए बताइए, 60 साल से ऊपर के 15% सबसे ज्यादा किस राज्य में थे? तो ये थे भैया केरल के अंदर। नेक्स्ट, और हमारी 100% आबादी का 66.4% आबादी किस वर्ग में है? 0 से 14, 15 से 59, 60 से ऊपर या फिर 18 से 35? चलिए, तो सबसे ज्यादा हमारा है दोस्तों 15 से 59 साल वाले, यानी कि काम करने वाले लोग, कामकाजी लोग, वर्किंग प्रोफेशनल हम कहते हैं। तो सभी डेटा दोस्तों हमने पढ़ा था कल, 2.9, 1.2, गांव में, शहर में, सब पढ़ लिया था हमने। ठीक है, ये था हमारा दोस्तों पिछले कल का। अब कल मैंने एक होमवर्क दिया था, अब कल वही बात है, आप वीडियो आप देख ही नहीं सके होंगे, तो आज होमवर्क दे रहा हूं। रटवा देना चाहता हूं मैं एक चीज, क्योंकि एक साल तक आपके पेपर का हिस्सा बनेगी, जो है इंडियन प्रीमियर लीग। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछूंगा मैं आपसे, आपको बताना है आईपीएल हुआ है, आपको 4 सवालों का जवाब देना है। सबसे पहले तो सर एडिशन कौन सा था ये बताना है। दूसरा, ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रनों के लिए किसे मिली और कितने रन बने ये बताना है। तीसरा दोस्तों, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेटों के लिए दोस्तों कितनी विकेटें लगी, और टोटल डॉट बॉल्स कितनी हुई, ये आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि हर डॉट गेंद पर दोस्तों 19 पेड़ लगाए गए। सबसे ज्यादा डॉट गेंद मोहम्मद सिराज 172। टोटल डॉट गेंद कितनी हुई, ये मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क करें और कमेंट में बताएं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के बेहतरीन ताजा तर्रार करंट अफेयर्स। पहला दोस्तों थोड़ा पुराना भी हो गया है, ये है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज। अब ये पहले समझो भैया क्या चीज है। ये भैया किताबों को दिया जाता है, उपन्यास को दिया जाता है, फिक्शन को दिया जाता है, नॉवल को दिया जाता है। तो भैया 2 प्राइज होते हैं, एक तो होता है सिर्फ बुकर प्राइज, सिर्फ बुकर प्राइज, और दूसरा होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। फिर इसमें फर्क क्या है? इसमें जो किताब है आयरलैंड या फिर यूके में प्रकाशित होनी चाहिए, ये जो किताब है ये भी आयरलैंड या फिर यूके में प्रकाशित होनी चाहिए। इसमें किताब सिर्फ अंग्रेजी मीडियम में हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर में ये किसी भी भाषा में हो सकती है। इंटरनेशनल बुकर में ये भैया किसी भी भाषा में हो सकती है, लेकिन उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाओ और फिर उसको आयरलैंड या फिर यूके में प्रकाशित करो, यह फर्क है। तो बुकर प्राइज दिया जाएगा सिर्फ अंग्रेजी में बनी हुई किताबों को, कि असल में लिखी ही अंग्रेजी में गई थी। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया जाता है किसी भी भाषा की पिक्चर वो किताब हो, हिंदी, उर्दू, मलयाली, पंजाबी, कन्नड़, लेकिन उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हो और यूके या फिर आयरलैंड में उसे दोस्तों प्रकाशित किया हो, ये 2 चीज, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इंडिया आज तक 2 बार जीत चुका है ये वाला प्राइज दोस्तों। 2023 में हम जीते थे दोस्तों हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए जीते थे। किताब का नाम था रेत की समाधि। किसकी समाधि? रेत की समाधि था दोस्तों किताब का नाम, रेत की समाधि। अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट किया था, ये बन गई थी टूम ऑफ सैंड। हिंदी में इसे लिखा था गीतांजलि श्री ने। सब आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये बस मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही सब रिटर्न है। इसको पढ़ने की कोशिश मत करना, लिखने की कोशिश मत करना, सुनो बस। और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था इसको डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल ने 2022 में, बल्कि 23 में नहीं 22 में। फिर पिछले साल की बात करें 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो इंडिया को ही मिला था। किताब का नाम है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प, ये कन्नड़ भाषा की किताब थी। इसे लिखा था बानू मुश्ताक ने, बानू मुश्ताक ने। अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा भस्ती ने। तो दोस्तों भारत 2 बार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीत चुका है, रिसेंट में ही जीते हैं हिंदी और कन्नड़ में। इस साल की बात की जाए 2026 के लिए, तो दोस्तों ताइवान की एक लड़की है, यंग है उसका नाम, हाँ लड़की है, लड़की का नाम है यांग। इन्होंने किताब लिखी ताइवान ट्रेवलॉग, ताइवान ट्रेवलॉग, ये किताब लिखी है दोस्तों, ताइवान ट्रेवलॉग। किस भाषा में लिखी इन्होंने? मैंडरिन चाइनीज। तो दोस्तों जो चाइनीज में भाषा बोली जाती है, मैंडरिन चाइनीज जिसे कहा जाता है, और इसको अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया? लिन किंग ने। लड़कियां कहां से हैं? ताइवान से हैं। तो आइए भैया इसके बारे में दोस्तों पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पहला। चलिए
तो ताइवान ट्रेवलॉग नाम की किताब ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जीता। तो भैया ताइवानी लेखक यांग शुआंग जी, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं पूरा नाम नहीं याद रखना, तुमने कौन सा इसके घर रिश्ता भेजना है, अगर भेज भी दोगा तुम बोलोगे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बोलेगी हाँ ओ आज तो मेरा खुश हो, ऐसी बोलेगी ना कुछ तो चाइनीज में। तो यांग ने किताब को लिखा था अंग्रेजी चाइनीज में, लिन किंग ने उसको ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में। तो उपन्यास मूल रूप से मैंडरिन चीनी में लिखा गया था। यह ताइवानी भोजन और दो महिलाओं के प्यार की कहानी है। अब क्या पता दो महिलाएं यही होता है ना। वो मेरे एक्चुअली दोस्त था, मेरे दोस्त की ना गर्लफ्रेंड थी, तो ना यार गर्लफ्रेंड को उसने उसको ऐसे ऐसे मैसेज कर दिया, वो ना लड़की बात नहीं कर रही, मैं क्या बताऊं अपने दोस्त को, होता था ना, वही लग रहा है कहानी शायद अपनी हो, दो ताइवानी महिलाओं की कहानी। बट एनीवे चलिए आइए। तो भैया पहले इसका नाम हुआ करता था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, बड़ा नाम था इसका पहले। तो इसकी स्थापना 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से हुई थी। अब इसको सिर्फ इंटरनेशनल बुकर प्राइज कहा जाता है। यह कथा या लघु कथाओं के संग्रह को दिया जाता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और यूके या और आयरलैंड में प्रकाशित किया गया है। तुम पंजाबी में लिखो, तुम हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, मलयालम में लिखो, कन्नड़ में लिखो, तमिल में लिखो, मराठी में लिखो, उड़िया में लिखो, पहाड़ी में लिख दो, राजस्थानी में लिख दो, लेकिन अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके यूके या आयरलैंड में प्रकाशित कर दो, फिर लव यू। तो इसमें पैसा कितना मिलता है? 50,000 पाउंड। रुपए की बात करूं तो दोस्तों 2 जीरो लगा दो इसके आगे, आप कितना हो गया? 50 लाख रुपए मिलते हैं लगभग। अब तो शायद, अब तो वही बात है, डॉलर 100 आने वाला, पाउंड तो और ऊपर हो गया, 50, 55, 60 लाख के करीब, जो कि हाफ हाफ होंगे। 25-26 लाख, मतलब 25,000 पाउंड यांग जो लेखिका है, 25,000 पाउंड लिन किंग जो कि ट्रांसलेटर है। इसके अलावा अगर कोई किताब को शॉर्ट लिस्ट किया गया था तो उनको भी 2,500 पाउंड मिलते हैं। शॉर्ट लिस्ट का मतलब, अब ऐसा नहीं है ना कि एक ही किताब आई थी इनके पास, 7-8 चूज करते हैं कि इन 7-8 में से किसी को तो हम दे देंगे अवार्ड, है ना। ऐसे ही करते होते हैं कि 7-8 में से किसी एक को तो दे देंगे अवार्ड। तो जिसको दे दिया अवार्ड उसे 50,000 पाउंड, जिसको नहीं मिला उसे 2500 पाउंड। आइए, तो जैसे मैंने बोला भारत को अब तक 2 मिले हैं, हम पढ़ चुके हैं। गीतांजलि श्री ने रेत की समाधि या रेत का मकबरा हो गया गलती से, रेत की समाधि या 2022 में, और डेजी रॉकवेल ने इसको दोस्तों ट्रांसलेट किया था। और पिछले साल की ये रही दोस्तों बानू मुश्ताक, इन्होंने लिखी थी हार्ट लैंप कन्नड़ भाषा में, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया दीपा भस्ती ने। सब कुछ यहां पर आपके लिए रिटर्न हो जाता है, ध्यान रखेंगे सभी बात को, ठीक है भैया। मैं कह रहा एक बार लाइक ही कर दो। चल यार मेरे को भाई अजीब लग रहा है, सब पढ़ा चुका हूं मैं। एनीवे, तो भैया रेलवे की बात हो रही है, आपको बहुत समय से पता है कि रेलवे को 18 जोन मिल चुका है। 18वां जोन साउथ कोस्ट रेलवे, 18 जोन साउथ कोस्ट रेलवे, 18वां जोन दक्षिण तट रेलवे। अब आखिरकार साउथ कोस्ट रेलवे ने काम धंधा शुरू कर दिया है और इसका हेडक्वार्टर आया है विशाखापट्टनम। तो आइए पढ़ते हैं फिर। तो भैया दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र यानी कि SCOR यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन 1 जून को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुख्यालय के साथ परिचालन शुरू कर चुका है। यह भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बन चुका है और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 से जुड़े ढांचे के तहत कार्य कर रहा है। तो जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को तोड़ने की बात हुई, 2014 में ही बात हुई थी, तब इन्होंने बातचीत काफी की थी कि 10 साल तक इनकी एक ही राजधानी होगी। पता है आपको, 2024 तक इनकी सेम राजधानी थी हैदराबाद। तब तक सेंटर सरकार ने बोला था कि तुम अपनी राजधानी ढूंढ लो, वो ढूंढ ही नहीं सके। इस साल जाके अमरावती बनाई है पक्की तौर से, गैजेट निकाल के सरकार ने मोहर लगा दी कि भैया आंध्र प्रदेश तेरी राजधानी विशाखापट्टनम और तेलंगाना की हैदराबाद। और जब दोस्तों ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम में दोस्तों भारतीय रेलवे ने SCOR साउथ कोस्ट रेलवे के गठन के बाद 27 मई को एक नए 18 स्टार लोगो का भी अनावरण किया। अब सेम ही लोगो, आप बोलोगे सर फर्क क्या है? फर्क है सितारे का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो सितारा आया है 18वां सितारा, ये साउथ कोस्ट रेलवे का सितारा है। देखने से पता नहीं लगेगा, लेकिन आप रेलवे वाले हो तो भैया पेपर में अगर सवाल आ जाए कि भैया रेलवे के लोगों पे कितने स्टार हैं, तो रील नहीं बनानी है कि अच्छा अब ये भी सवाल आएगा। अब SSC वाले जैसे पूछ लेते हैं ना 4 एक्ट्रेस का नाम लिख के कि भैया सबसे लंबी कौन है, और उसमें से कटरीना कैफ सबसे लंबी निकलती है, ये पूछ सकते हैं क्योंकि ये सवाल आया है अभी साउथ कोस्ट रेलवे 18 सितारे, ठीक है। आई,
तो नए जोन में 4 डिवीजन होंगे। इसमें दक्षिण मध्य रेलवे, पहले जो आते थे दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे के विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंटकल, और अब नया नया बना विशाखापट्टनम। 3532 किलोमीटर का रेल नेटवर्क होने वाला है और 385 स्टेशन होंगे दोस्तों साउथ कोस्ट रेलवे के अंडर, ध्यान रखेंगे। और जैसे इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, बाकी 17 हेडक्वार्टर दोस्तों आपके सामने लिखे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए लो भैया, थोड़े टाइम पहले हमने पढ़ा था कि वियतनाम को हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचेंगे। तो वियतनाम के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का नाम है टू लैम। क्या नाम है? TOLAM। ये भारत आए थे, ये बातचीत कर रहे थे कि यार मैं सोच रहा हूं यार ब्रह्मोस ले लूं मैं। तो अब दोस्तों सिंगापुर में एक मीटिंग चल रही है जिसका नाम है शांग्रीला डायलॉग। क्या नाम है? शांग्रीला होटल का नाम है, होटल में मीटिंग होती है, उसको नाम ही उन्होंने वही रख दिया। मान लीजिए ताज होटल में होती तो ताज डायलॉग कहते, वैसा हिसाब शांग्रीला होटल तो शांग्रीला डायलॉग। तो वहां पर हमने दोस्तों $600 मिलियन से भी महंगी डील कर ली है दोस्तों इनके साथ। तो आइए पढ़ते हैं। तो वियतनाम के साथ ब्रह्मोस समझौते में मिसाइल प्रणाली, अब हम क्या कुछ देंगे? पहले तो भैया मिसाइल देंगे बिल्कुल, उसको चलाने की ट्रेनिंग देंगे बिल्कुल, और लॉजिस्टिकल सपोर्ट देंगे, यानी कि पहुंचाएंगे भी हम। 60 बिलियन रुपए या फिर लगभग 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दोस्तों डील की है। तो जैसे बताया मैंने, सिंगापुर में शांग्रीला वार्ता में वियतनाम समझौते की पुष्टि की। यह शांग्रीला वार्ता शांग्रीला होटल में ही हुई। तो भैया इससे पहले हमने किसी को बेची है? बिल्कुल, फिलीपींस को बेची थी साल 2022 में। उस वक्त थी ये $375 मिलियन की डील। अब तो $629 मिलियन की डील होगी भैया। और ये बातचीत हमने कर ली, थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि जब वियतनाम के राष्ट्रपति भारत आए थे टू लैम, तो उन्होंने बोला था कि हमको एक हम भी खरीदेगा यार, मेरे को भी चाहिए, मैं नहीं। तो भैया ब्रह्मोस का नाम कैसे पड़ा? तो भैया भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र का ब्रह्म, और रूस की नदी है मॉस्कवा का मोस। तो ब्रह्म और मोस एक हो गया है। इसकी स्पीड मैक 2.8 से लेकर 3 कही जाती है। तो जो मिसाइल्स की स्पीड है वो मैक में काउंट की जाती है, किलोमीटर पर आवर में नहीं की जाती। और ये हवाई जहाज से भी चलाई जा सकती है, किश्ती से भी चलाई जा सकती है, धरती से भी चलाई जा सकती है, जैसे हमने चलाई थी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। और इसको बनाने का यूनिट कहां पर है? वो लखनऊ के अंदर। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो उत्पादन इकाई है, यूनिट है, वो लखनऊ में है। और इसको बनाता कौन है? तो जो ये ब्रह्मोस बनाने की कंपनी है वो इंडिया और रशिया की दोस्तों साथ में मिली हुई कंपनी है। तो इंडिया की तरफ से हमारा जो DRDO है, और रशिया की तरफ से एक एनपॉम नाम की कंपनी है। DRDO ने अपने पास ज्यादा हिस्सेदारी रखी है, 50.5% की हिस्सेदारी, जबकि एनपॉम के पास केवल 49.5% की हिस्सेदारी है। यह है ब्रह्मोस मिसाइल। और अब तो और भी एडवांस हो गए हैं ये। यहां पर लखनऊ में दोस्तों 100 से 150 बन जाती हैं हर, मतलब 100 से 150 मिसाइलें बनती हैं हर साल, हर रोज नहीं, हर साल। पहले इसका वजन 2900 किलो था, 1290 किलो हो गया। अब पहले इसकी रेंज 120 किलोमीटर थी, अब रेंज भी बढ़ाकर 300 किलोमीटर कर दी है। काफी कुछ अब काम चल रहा है। मतलब वही बात है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती रहती है हम उसको अपडेट करते रहते हैं। और हमने वियतनाम को अब $629 मिलियन, 60 अरब रुपए में बेच दी है। ठीक है भैया, आई इस पर मैंने कल भी सर पकड़ा था, आज भी फिर सर पकड़ूंगा। हमारा जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, कहते हैं कि कोई भी अगर MBBS की डिग्री करना चाहता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल में कर सकता है। तुमको नहीं लगता कि यार इसमें तो 5 साल होना चाहिए? 5 साल है तो हो गया, अगर फेल हो गए तुम नहीं बन सकते डॉक्टर। अगर तुमसे सिंपल पढ़ाई नहीं हो रही, क्या करोगे तुम? फिर वो होता है, अभी आपने सुना होगा ITBP का एक जवान था, उसकी माता जी को, कानपुर की बात है, उसकी माँ को बुखार हुआ, माँ को बुखार के बाद हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल वालों ने पता नहीं कौन सा टीका लगाया, कौन सा इंजेक्शन लगाया, उसकी माँ के हाथ में इन्फेक्शन हो गया, हाथ काटना पड़ गया। फिर अपनी माँ का कटा हुआ हाथ लेकर थर्माकोल में डालकर पुलिस स्टेशन से पुलिस स्टेशन घूम रहा था, और पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे थे। फिर उसी की जो यूनिट का कमांडेंट था वो आया 50 जवानों को लेकर कानपुर कमिश्नरेट में। वहां पर जब गए तब जाकर सुनवाई हुई। अब वो कैसा डॉक्टर होगा? आजकल तो वैसे ही AI वाले डॉक्टर आ गए हैं, ChatGPT से सारा चिपका देते हैं। और ऊपर से ये, और ऐसा मत समझो कि अब बढ़ाया है, मतलब हाँ पहले 9 साल था अब और बढ़ा दिया है। पहली बार नहीं हुआ, पहले भी 9 साल था, मैं तो हैरान हूं, अब 10 साल कर दिया है। तो 10 साल में तो होता क्या है, 5 साल की आपने कर ली तो इनको फाइनल एक पेपर देना पड़ता है उसके बाद। तो उसको पास करने के भी 4 अटेम्प्ट मिलेंगे कि भैया 10 साल में 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, कर ले पास अपना पेपर, जा जी ले जिंदगी।
तो भैया नेशनल मेडिकल कमीशन या फिर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने गैजेट अधिसूचना जारी कर एमबीबीएस पाठ्यक्रम को पूरा करने की अधिकतम अवधि 9 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव किया है। म्यूजिक। तो अभी ड्राफ्ट रेगुलेशन है, मतलब कि अभी प्रस्ताव दिया है, हो जाएगा। इसमें बोला प्रथम व्यावसायिक एमबीबीएस परीक्षा को पास करने के लिए अधिकतम 4 प्रयासों की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा है। तो ये जो पेपर है ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये पेपर पास नहीं करते आपको आपकी एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिलती। तो अटेम्प्ट अभी भी 4 है और 10 साल तक का प्रस्ताव दिया है, पहले 9 साल है कि भैया एमबीबीएस का पेपर दे लो, तो भगवान ही बचाएगा। आइए, नेशनल मेडिकल कमीशन बहुत ही नया है, 2020 में बना और डॉक्टर अभिजित चंद्रकांत शेठ इसके दोस्तों चेयरमैन हो जाते हैं। नेक्स्ट, बहुत बड़ी चेंज हो गया दोस्तों। 27वें मुखी बने थे दोस्तों नेवी के, तो हमको पता था दिनेश त्रिपाठी साहब की जगह 27th नेवी के अध्यक्ष बने थे कृष्णा स्वामीनाथन। लेकिन अब भारतीय नेवी को 48वें उप अध्यक्ष भी मिल चुके हैं जिनका नाम है अजय कोछड़। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट दोस्तों। आइए, वाइस एडमिरल अजय कोछड़ ने नई दिल्ली में नौसेना स्टाफ के 48वें उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद पर वाइस एडमिरल संजय वत्सायन को रिप्लेस किया। मतलब ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन बना है? 27वें प्रमुख कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। 48वें उप प्रमुख कौन बने हैं? अजय कोछड़। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स दोनों की दो, छोटी सी अपॉइंटमेंट, बढ़िया लगता है ऐसा करंट अफेयर। नेक्स्ट, बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट दोस्तों, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनके पुराने अध्यक्ष हुआ करते थे समीर वी कामत। उनका वैसे पिछले साल ही कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन 1 साल के लिए दोस्तों से एक्सटेंड कर दिया था और अब उनका कार्यकाल खत्म कर दिया है। अब राजेश कुमार सिंह बने हैं डीआरडीओ के 15वें चेयरमैन, अध्यक्ष, मुखिया, प्रधान, जो भी आप कहना चाहें। किसे रिप्लेस किया? समीर वी कामत को। डीआरडीओ आपको पता है डिफेंस के रिलेटेड ही काम करता है, डिफेंस का रिसर्च करता है और उसी में डेवलप करता है। मिसाइल हो गए, ड्रोन हो गए, हथियार हो गए, ये सभी चीजें। रॉकेट बनाने का काम इसरो का है, हथियारों का असला बारूद का काम डीआरडीओ का है ना। ये छोटे छोटे बढ़िया लगते हैं करंट अफेयर। अभी आएगा एक बड़ा सा करंट अफेयर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। आप बोलोगे फिर हाँ सर बोर हो गए, बट पढ़ना पड़ेगा, वही बात है, पेपर में आता है सवाल क्योंकि। नेक्स्ट, लो भैया, सेंटर ने साइन किया एक एमओयू इसरो के साथ वाटर रिसर्च के लिए। मैं बड़ा हैरान सा हुआ, मैं कहा सेंटर को भी इसरो के साथ एमओयू साइन करना पड़ता है, उनको आदेश नहीं देते ओए ये करो। तो वे केंद्र ने जल अनुसंधान के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आओ पढ़ते हैं क्या किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ, अब मैंने क्या बताया था, आपको नहीं पढ़ना, ये आपके लिए पीडीएफ के लिए है, ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ है। मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के हिंदी में समझाऊंगा, आप बस समझो। खुद पढ़ने के लिए आप अपने आप पढ़ना, क्लास में आए हो, भाई को करने दो काम कुछ। अगर पीडीएफ से पढ़नी है तो दोस्तों 8 बजे के करीब चेक कर लेना, टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ी होगी, आराम से पढ़ लेना। अगर आए हो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा थोड़ा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। भाई की क्लास में आए हो तो थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा भाई को बोलने दो, है ना। चलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और भारत की जो इसरो है दोस्तों, इन्होंने एक एमओयू पर साइन किया नई दिल्ली के अंदर। ये एग्रीमेंट काम करता है कि भैया सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, स्पेस बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस होंगी। इसके लिए वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, कि भैया पानी को कैसे मैनेज करें, उसके लिए हम भैया इसरो की सैटेलाइटों का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसरो की कुछ एप्स, जैसे फोन में एप्स होती है, लैपटॉप कंप्यूटर में एप्स होती है, वैसे उनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स है दोस्तों जो, और इसरो कह रहे 24 रिसर्च एरिया ढूंढे हैं, 24 एरिया ढूंढे हैं इन्होंने। कह रहे इनमें पानी, नदी के पानी का फ्लो कि कैसे है, कब बढ़ गया, कम हो गया, इस पर सैटेलाइट बेस्ड वाटर क्वालिटी असेसमेंट, पता नहीं सैटेलाइट से पानी की क्वालिटी को टेस्ट कर लेंगे, और पानी के अंदर मैक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक वगैरह आजकल बहुत हो रहे हैं, ये सभी चीजें। ज्यादा घुसना नहीं है इसमें, बेसिक बस भैया पानी के ऊपर दोस्तों करेंगे और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए दोस्तों इसरो को रखा है इन्होंने। यहां पर इन्होंने एक महा इनिशिएटिव भी शुरू किया। महा की फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज फॉर वाटर। यहां पर इन्होंने स्टार्टअप्स को बोला कि भैया स्टार्टअप वाली कंपनियों आओ, तुम भी आओ, तुम भी हमारी मदद करो। यह प्रोग्राम एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। ये कोई फाउंडेशन है दोस्तों, ANRF। यहां पर स्टार्टअप और MSME को बताया कि तुम आओ और हमारे साथ लग के भारत वाटर इनोवेशन नेटवर्क प्लेटफॉर्म में काम करो। और बेसिकली भारत में पानी की समस्या तो दोस्तों हमेशा से ही है। नदियां कहने को हमारे पास बहुत है, लेकिन कितनी गंदी नदियां हैं। अभी पीछे क्या, दिल्ली में कभी भी देख लो झाग बनी होती है नदियों में,
लोग उसमें नहा भी रहे होते, लोगों को पता ही नहीं होता, अकल ही नहीं है, समझदारी नहीं है। तो उसके लिए तो ध्यान रखेंगे, महा इनिशिएटिव शुरू किया है। महा की फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज फॉर वाटर। ये स्टार्टअप्स के लिए किया है, बस इतना ध्यान रखना। पानी कैसे इस्तेमाल करना है, पानी की क्वालिटी कैसी है, पानी के अंदर क्या मिला है, प्योर है कि नहीं है, इसके लिए इसरो ने हमारी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के साथ रिश्ता किया है। आइए नेक्स्ट। अच्छा भैया बढ़िया, एक बार लाइक ही करते रहो थोड़ा थोड़ा, मतलब भाई को भी बढ़िया लगता रहेगा है। आइए लो भैया, थार के ऊपर सर ये के जहाज लेकर जा रहे हैं ये, तो भैया ये है दिव्य अस्त्र MK1 लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है पहले तो समझो। ये है मेरा ड्रोन, अब मैंने ड्रोन को बोला कि मार के आना किसी को, वो ड्रोन गया वहां पर, मैंने उसमें फीड कर दी थी उसकी किसको मारना है, तो वो गया, वो ना पहचान नहीं पा रहा 10 लोग है वहां पर किसको मारना है, तो वो यूं उड़ता गया और यहां पर रुक गया, और ये उड़ता रहा, पहले सोचा, इसने सोचा कौन है, और जैसे ही लॉक कर लिया बूम मारा जाके। ये होता है, ये ऐसे अपनी जगह पर रुकना, इसे कहा जाता है लॉइटरिंग। और लॉइटरिंग म्यूनिशन मतलब कि अभी वेट करेगा वेट करेगा और जैसे ही लॉक हुआ घुस जाएगा। तो भारतीय आर्मी ने दोस्तों दिव्य अस्त्र MK1 लॉइटरिंग म्यूनिशन की दोस्तों टेस्टिंग की आई है। तो भारतीय सेना ने जोधपुर में स्वदेशी दिव्य अस्त्र MK1 सामरिक घूमने मतलब कि लॉइटरिंग म्यूनिशन वाले युद्ध सामग्री का एक परिचालन प्रदर्शन किया। इस प्रणाली को किसने बनाया है? लखनऊ की एक कंपनी है दोस्तों, हॉवरिट। इसको क्या बोला जाता है? ऐसे ऊपर उड़ने को हवर अंग्रेजी में कहा जाता है, होवर करना। एक बोर्ड भी आता है होवर बोर्ड, जो कि हवा में रहता है, इसे कहा जाता है होवर, उड़ना। तो कंपनी का नाम क्या है? लखनऊ की होवरिट बोला है। और 95% इसको दोस्तों भारतीय कंपोनेंट से बनाया गया है, यानी कि इसके अंदर जो अंजर पंजर लगे हैं, पेंच, नट बोल्ट, प्लास्टिक, लोहा, मेटल, पित्तल, तांबा, जो कुछ भी लगा है 95% दोस्तों इंडियन है। तो कौन सी कंपनी है? लखनऊ की हवरिट। और इसकी टेस्टिंग की किसने? इंडियन आर्मी ने। कहां की? जोधपुर में की। तो दिव्य अस्त्र MK1 AI से चलने वाला दोस्तों एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि इसमें कोई इंसान नहीं होता, ऑब्वियसली एक ड्रोन है, और ये इंटेलिजेंस के लिए यूज किया जाएगा, निगरानी के लिए किया जाएगा, प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन के लिए किया जाएगा कि भैया ओसामा मारना है, 10 लोगों के बीच में एक ओसामा घुस जाएगा। भैया इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर की है, 5 घंटे तक हवा में रह सकता है, 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे से हमला कर सकता है, 15 किलो का सामान उठाकर ले जा सकता है। कैसा सामान? गोला बारूद, मिसाइल। ये चीजें ध्यान रखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग। अब बढ़िया लग रहे हैं आज के करंट अफेयर्स ना। अभी बोर होंगे जब मैं कराऊंगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो बोरिंग चीज है। आई हेलो भैया, झींगा मार्केट भैया। तो भैया इंडिया बहुत ज्यादा सी फूड एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया का पिछले साल में सी फूड एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कितना हुआ? $8.46 बिलियन का सी फूड हमने किया। अब सी फूड मुझे तो बस ये पता था कि मछली होती है, हाँ भाई साहब सब खा लेते हैं, मछली, बिच्छू, केकड़ा, ऑक्टोपस, झींगे, पता नहीं क्या कुछ खा लेते हैं। तो भैया भारत का जो सी फूड एक्सपोर्ट था, जो अभी 31 मार्च 2026 में साल खत्म हुआ, वो 8.46 बिलियन या फिर 73,890 करोड़ रुपए हुआ। माय गॉड, हमने 19,72,000 मीट्रिक टन सी फूड दोस्तों बाहर के देशों में भेजा है। तो कोई मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एमपेडा, इन्होंने कंफर्म किया कि भैया इस साल में जो 2026 31 मार्च को खत्म हुआ, वो 8.46 बिलियन या फिर 73,890 करोड़ का हमने धंधा किया, बेचा। सबसे ज्यादा क्या बेचा? श्रिम्प बेचा। श्रिम्प को क्या बोलते हैं दोस्तों? झींगा। तो फ्रोजन श्रिम्प, जमा हुआ झींगा सबसे ज्यादा हमने बेचा। और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा हमने बेचा, कि भैया सबसे ज्यादा हमने किस देश को बेचा अपना सी फूड? अमेरिका को। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बेचा सी फूड में? झींगा बेचा, यानी कि श्रिम्प बेचा। सर ये सवाल आते हैं तभी तो करा रहा हूं, यही तो दिक्कत है। मैं भी पहले कराता नहीं था, मैं करता भी नहीं था, लेकिन फिर पेपर में देखा आते हैं कि भैया बताओ भारत ने कितना सी फूड एक्सपोर्ट किया, तो करना पड़ता है। आइए पानी पीते रहोगे भैया, मेरा तो थोड़ा गले का सिस्टम है ना, बोलना पड़ता है। तो भैया मराठी और भारतीय हिंदी गानों की दोस्तों काफी बड़ी प्लेबैक सिंगर थी, मैं नहीं जानता इनको, सुमन कल्याणपुर। इनका दोस्तों 89 साल की उम्र में देहांत हो गया। इसमें दो ही सवाल बनते हैं कि सुमन कल्याणपुर का देहांत हुआ, ये कौन थी? सिंगर थी, या फिर एक मराठी और हिंदी फिल्म सिंगर का देहांत हो गया? कौन है ये? सुमन कल्याणपुर है, बस।
आइए, ये है हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर। डरना मत, भागो मत, बड़ा है ये, क्योंकि इसको हमको करना पड़ेगा डिटेल में, बहुत सारा है इसके अंदर। और टेंशन मत लेना, सब कल जब हम एमसीक्यू करेंगे ना, सब रिवाइज हो जाएगा आपका। आइए, तो पहली बात तो सर, पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, नहीं, पहली बात तो ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6। अभी हमने क्या पढ़ा था? 5, वो था 2019 से लेकर 2021, ये है 2023-24। तो भैया हमारी जो मिनिस्ट्री और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 निकाला है। और होता क्या है इसमें? मां की और बच्चे की सेहत, उनको खान पान, उनका टीकाकरण, उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, और महिला सशक्तिकरण, इसके ऊपर दोस्तों बातचीत करती है। अब कहने को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, बेटा नहीं आता ना बाप आता है, क्योंकि लड़के जी जाते हैं, वो वाली बात है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 कह रहे कि 6.79 लाख हाउस होल्ड यानी कि घरों को कवर करता है। 715 जिले हैं पूरे भारत भर में, और उनकी पॉपुलेशन, उनकी सेहत, उनकी खान पान, मतलब जैसे आपको बता दिया उन चीजों पर, किसकी? बच्चे की और मां की। अब क्या क्या डेटा आया है वो पढ़ते हैं एक एक करके। अच्छा, किसने बनाया डेटा? ये सर्वे 2023-24 का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने किया। किसके साथ? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, जो कि दोस्तों मुंबई में है, इसके साथ। इसके बाहर भारत की दोस्तों पॉपुलेशन लगी होती है। तो ये दोस्तों कभी 24 मार्च 2007 की फोटो खींची हुई है, तब भारत की पॉपुलेशन हुआ करती थी 114 करोड़। आज कितनी होगी? 150 करोड़ के करीब हो चुकी है। एनीवे, तो भैया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ ने, ठीक है। किसके? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली ने। किसके साथ? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। कहां है ये इंस्टीट्यूट? मुंबई के अंदर है। अब बहुत आराम से सुनना, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, डरना मत। आओ, तो पहले बोला कि भैया एंटीनेटल केयर कवरेज इंक्रीज फ्रॉम 92% तो 95%। अब एंटीनेटल कैसे बताऊं मैं, क्या होता है एंटीनेटल आपको? एक सेकंड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो प्रसव पूर्व देखभाल इन्होंने बोल दिया। एंटीनेटल को क्या बोलेंगे? एंटीनेटल केयर इन हिंदी, healthcare medical support a pregnant woman receives from healthcare professional from the start of the pregnancy until delivery। ठीक है, एंटीनेटल केयर का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको पता लग गया कि भैया ये औरत प्रेग्नेंट है, इसका बच्चा होने वाला है, तो उसको किस तरह की हेल्प की जा रही है। अब हिंदी में कुछ ज्यादा ही हो गया, प्रसव पूर्व देखभाल, तभी मैं नहीं पढ़ता है। तो एंटीनेटल का मतलब क्या है कि औरत प्रेगनेंसी से लेकर औरत के बच्चा होने तक कैसी उसको केयर मिल रही है। क्या केयर होती है? इंजेक्शंस होते हैं सबसे मेन, तो एक्सरसाइजेज होती हैं, खाना पीना होता है, दवाइयां होती हैं, कमजोरी आती है शरीर में, बहुत चेंजेस आती हैं। तो पहले 92% औरतें कवर थी, अब बोला कि 92 से बढ़कर दोस्तों 95% हो चुकी है। बहुत बढ़िया बढ़ोतरी होगी इसमें। मदर रिसीविंग एंटीनेटल केयर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंक्रीज फ्रॉम 70 से 76। अब ट्राइमेस्टर क्या होता है? बच्चा कितने महीने में होता है? 9 महीने में। उसको 3 में तोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले 3 महीने पहला ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 महीने दूसरा ट्राइमेस्टर, और आखिरी 3 महीने तीसरा ट्राइमेस्टर। तो पहले 3 महीने में औरतों को जो देखभाल मिलती है वो भी 70 से बढ़कर 76 होगी। यहां पर भी बढ़ोतरी होगी। इसको हम ऐसे देखते रहेंगे ताकि पता लगता रहे क्या बढ़ रहा है, क्योंकि पेपर में यही चीज आएगी कि क्या बदला। मदर रिसीविंग एटलीस्ट 4 ANC विजिट्स इंक्रीज फ्रॉम 52 से 65%। बहुत बढ़िया कि भैया प्रेग्नेंट होने से लेकर बच्चे के बीच में आप कम से कम 4 बार तो गई हो। बहुत बढ़िया बात है, ये भी बढ़ोतरी होगी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी दोस्तों 88 से 90% बढ़ गई। इंस्टीट्यूशनल मतलब कि दाई मां नहीं है, गांव में जैसे होता है, अभी भी होता है, बच्चा करने हॉस्पिटल नहीं जाते, अपने आप करते हैं बच्चा, फिर कई बार मौत हो जाती है, ज्यादातर मौत ही होती है, क्योंकि पुराना समय नहीं रहा ना, अब इन्फेक्शन पता नहीं कैसे कैसे हो जाते हैं। तो भैया जो हॉस्पिटल में प्रॉपर डॉक्टर डिलीवरी कर रहे हैं वो भी बढ़ गया। और बर्थ अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ पर्सोनल इंक्रीज बाय 89 to 91। ये भी वही बात होगी कि भैया प्रॉपर बंदों के साथ आपने करी तो बहुत बढ़िया होगा। भैया सब में बढ़ोतरी हुई है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। मतलब कि आपको परसेंटेज याद नहीं करनी पड़ेगी, बच गए आप। आओ, इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट, अब ये देखिए हमने क्या पढ़ा था, सैंपल सर्वे सिस्टम में 1.9 हो गया है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या था? 2.1। ये अभी भी कह रहे हैं कि 2 ही है। इन्होंने 2019-21 का किया था, उसमें भी इन्होंने 2 ही बोला था, इन्होंने अभी भी 2 ही करा है। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवेलेंस रेट इंक्रीज हुआ 66 से दोस्तों 69% हो गया। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? गर्भ निरोधक प्रसार दर। अब लोग क्या करते हैं, फैमिली प्लानिंग नहीं करते थे पहले, बच्चे के बच्चे टीम खड़ी हो जाती। जैसे मैंने, अब आपने कल क्लास देखी नहीं ना मेरी, तो मेरे नाना और 7 भाई और 1 बहन है।
बच्चे करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो उसी के बाद सरकार बोलती है कि नहीं भैया, जैसे है ना कि प्रोटेक्शन यूज करो। तो वो ही है कि गर्भ निरोधक ये भी यूज किया जा रहा है। अब 66 से 69 हो गया, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो ये याद रखना, एक तो 2 इसमें अभी तक याद रखने जो क्या है ये है, क्योंकि बाकी सब बढ़ रहा है, बाकी सब दोस्तों बढ़ रहा है, तो कोई दोस्तों इशू ही नहीं है, कहीं पेपर में सवाल आपका बन ही नहीं सकता, सब बढ़ रहा है बाकी। तो आइए नेक्स्ट। फुल वैक्सीनेशन कवरेज हुई बच्चों में 12 से 23 मंथ के बीच में, वो भी 83 से बढ़ गई 87 होगी, बहुत बढ़िया। अब बच्चों में टीके लगवाते नहीं थे लोग, आदिवासी लोग हो गए, गांव वाले लोग हो गए, पिछड़े वर्ग वाले हो गए ना, जो बिल्कुल ही दूर दरार के एरिया में रहते हैं, मानते ही नहीं थे वो कि नहीं नहीं नहीं। तो अब लगवाते हैं कि भैया 12 से लेकर 23 महीने में इंजेक्शन लग रहा है बच्चे का, बिल्कुल। एनी वैक्सीन रिसीव्ड बाय चिल्ड्रन एज 12 से 23 महीने रिमेन्ड अबव 96%। ठीक है, मतलब किसी ने एक वैक्सीन लगवाई है, वो भी बोला कि हाँ 96% से ऊपर ही रहा है। ठीक है जी। 95.6% बच्चे ने मोस्ट वैक्सीनेशन थ्रू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज ली हैं। ठीक है, कि भैया ये जो वैक्सीनेशन ली है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, जैसे कि हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, आंगनवाड़ी, ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है। ऐसे नहीं है कि उससे पूछा था अच्छा आपने दीदी क्या लगाया था, जीजी मैं भी लगा लूं चिंटू को, है चिंटू की शंटी की मम्मी कौन सा टीका लगाए हैं। वैसा नहीं किया कि भैया डॉक्टर पे गए थे, डॉक्टर ने बताया है, तो भैया वो भी 95.6% ऊपर हुआ। रोटा वायरस वैक्सीनेशन भी इंक्रीज हुई है, बढ़िया भैया वायरस से दोस्तों जो बहुत ही बढ़िया इंक्रीज हुआ है। तो 36 से 85, ये याद कर लेना, देखो बहुत बड़ा बदलाव है। और कवरेज ऑफ सेकंड डोज ऑफ मीजल्स कंटेनिंग वैक्सीन इंक्रीज फ्रॉम 58 से 71%। अब कई लोगों को चिकन पॉक्स होते हैं, लोगों ने क्योंकि इंजेक्शन ही नहीं लगवाए होते, लेकिन अब लगवा रहे हैं लोग कि भैया पहली डोज दूसरी डोज भी लगवाई है, वो भी लगवा रहे हैं, सब बढ़ रहा है। आपको अभी तक याद करने के दो चीजें हुई हैं कि भैया रोटा वायरस वैक्सीन बढ़ी है और 2.0। आओ बोर तो नहीं हो रहे, बोर हो रहे हो तो 2x पर कर लो, तुम्हारे लिए तो यही तो बढ़िया है, इसीलिए तो रिकॉर्डेड डलती है वीडियो। आइए स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है पहले कि भैया उम्र के हिसाब से हाइट छोटी रहना, उसे कहा जाता है स्टंटिंग। हिंदी में भी स्टंटिंग ही लिखा हुआ है। तो भैया स्टंटिंग बच्चों में जो 5 साल से कम है वो 35 से घटकर 29% होगी, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। इसे दोस्तों अच्छा ही माना जाएगा कि उम्र के हिसाब से बच्चों की हाइट कम नहीं रही। सीवियर वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, उम्र के हिसाब से वजन कम, तो भैया वो भी कम हुआ 7.7 से 5.2, बहुत ही बढ़िया। अंडरवेट भी दोस्तों ये भी डिक्लाइन हो गया 32 से 31, बहुत ही बढ़िया। बच्चे 6 से 8 महीने के उन्हें सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड मिल रहा था मां के दूध के साथ, ये भी बढ़ गया। अरे बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि अच्छा चल रहा है भैया, टचवुड ऐसा ही चलता रहे। याद हमको कम करना पड़ेगा, सर्वे अच्छा है लेकिन ये पता होना चाहिए क्या चल रहा है। अगला, औरतें जिन्होंने कभी भी इंटरनेट नहीं यूज किया था, वो है हु हैड एवर यूज्ड। औरतें जिन्होंने इंटरनेट यूज किया, सोचिए 2019 से 21 में केवल 33.3%, एक तिहाई औरतें थी जिन्होंने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। आज वो बढ़कर लगभग 2/3 हो चुकी है। तो भैया ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको लगा होगा। फिर औरतें जिनका अपना बैंक या फिर सेविंग्स अकाउंट है, वो भी 78 से बढ़कर 89% हो गया, बहुत ही बेहतरीन। औरतें जिनके पास है या फिर इस्तेमाल किया मोबाइल फोन, वो भी 53% से बढ़कर 63% हो गया, बहुत ही बेहतरीन। और हाइजीनिक मेथड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन औरतों में जो 15 से 24 साल की है, वो भी बढ़ गया। पैडमैन देखिए पिक्चर, तो औरतों को कैसे कहा जाता था कि भैया नहीं है कि कॉटन लगाती थी बेचारी, कपड़ा था उसको धो धो के यूज करती थी। तो यहां लिखा हाइजीनिक मेथड। हाइजीनिक मेथड क्या होते हैं, जो प्रॉपर जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर जो पैड्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर रही हैं 15 से 24 साल की, तो वो भी इंक्रीज हुआ, मतलब कि बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। लो भैया कैसा लगा, टफ तो नहीं लगा, कमेंट में बता देना। आखिरी करंट है, फिर ये आपको बस थोड़ा सा मैं पलोस रहा था, नहीं तो आप डर जाते कि और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। लास्ट, तो भारत और ओमान का सीईपीए दोस्तों इनटू फोर्स आया है। सीईपीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने इनके साथ किया है। इनका सामान हमारे पास आएगा, बहुत ही कम टैक्स वगैरह लेंगे, हमारा सामान इनके पास जाएगा, बहुत ही कम टैक्स वगैरह लेंगे, वैसा। तो भैया भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए, वो दोस्तों 1 जून 2026 से लागू हो चुका है। ये एग्रीमेंट इंडिया को ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है ओमानी मार्केट का फॉर 98.08% ऑफ ट्रैफिक टैरिफ लाइन, मतलब कि हम यहां से 100 रुपए की चीज भेज रहे हैं ना, कोई 100 रुपए की ही मिल रही है वहां पर। हमारे लिए क्या बढ़िया होगा, हमारी चीज अब बाहर बिकेगी, हमारे लिए ऐसा नहीं होगा कि यहां से 100 गई थी, वहां पर हमने भेजी तो महंगी होगी। हमारे पास 100 ही आते, वहां पर महंगी हो जाती, ऐसा नहीं, टैक्स लगने के बाद ही तो चीजें महंगी होती हैं, वैसा।
कवरिंग 99.38% ऑफ ट्रेड। इन चीजों को छोड़िए, बस इतना ध्यान रखिए, हमारे लिए ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा भैया सामान इंडिया से ओमान भेजना और ओमान का सामान इंडिया ओमान से यहां आना। इसके तहत कपड़े हो, खेतीबाड़ी का सामान हो, प्रोसेस्ड फूड हो, हीरे जवाहरात हो, ट्रांसपोर्ट की चीजें हो, दवाइयां हो, मेडिकल चीजें हो, कुछ भी, इन सभी पर जीरो ड्यूटी होगी। अब फ्री में जाएगी चीजें हमारी यहां वहां पर ओमान में। ओमान ड्यूटी कंसेशन इंडिया में लेता है, सभी को छोड़िए, बस ध्यान रखिए कि ओमान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, सीईपीए। और ये चौथा पता नहीं पांचवा ऐसा सा है, पांचवा। तो 2014 के बाद से मोदी सरकार के तहत लागू किया गया ये पांचवा मुक्त व्यापार समझौता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे पहले दोस्तों मॉरिशियस हो गया, यूएई हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, इनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते थे और अब ओमान के साथ भी करते हैं। ओमान ये हमारे बिल्कुल ही पास में दोस्तों, ओमान साथ ही, ये साथ में रहा ईरान दोस्तों, यहीं पर तो सारा ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो राजधानी मस्कट, करेंसी रियाल, इनका सुल्तान और प्रधानमंत्री हैतम बिन तारिक। तो भैया ये थी आज की क्लास। भैया अब तो होगी कल की कसर पूरी कि नहीं? अब तो नहीं कोई बुरा मान रहा? वही है, देखो टेक्निकल चीज है भैया, यूट्यूब ने मना कर दिया। यूट्यूब को मेल किया था हमने कि भैया क्लास कैसे खराब होगी, वीडियो कैसे खराब होगी। यूट्यूब कह रहा नो आइडिया, कह रहे आपने डाली होगी गलत। जब मैंने वीडियो देखी, वीडियो तो बिल्कुल सही थी। एनीवे, ध्यान रखना भैया, पीडीएफ कहां है अभी जाकर चेक कर लो, चेक कर लो। देखे वीडियो, देखे सरोजिनी नगर की 500 तो भैया ये है टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी दोस्तों जो भी आपका सजेशन है कमेंट में जरूर बताइएगा। जिसने इंडियन प्रीमियर लीग नहीं देखा भैया, सेशन जरूर देख लो, एमसीक्यू बहुत जरूरी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।